हेलो दोस्तों, स्टेट टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है जिसमें आज क्लास 20 है। आज हम भारत में जो प्रेस का विस्तार है और जो विभिन्न ब्रिटिश काल में समाचार पत्र भारतीयों द्वारा निकाले गए या अंग्रेजी जर्नल्स के द्वारा निकाले गए उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अगर बात करें भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना तो पुर्तगालियों ने की थी 1550 में। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रेस उन्होंने गोवा में स्थापित की थी, जहाँ पे 1557 में पहली पुस्तक छपी और वह पुस्तक ईसाइयों के धर्म से संबंधित थी। इसके बाद 1664 में अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, परंतु तब अब तक यहाँ पे किसी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन नहीं होता था। इस प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग होता था सरकारी कामकाज के लिए। फिर 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त एक कर्मचारी थे विलियम वोल्टास, ठीक है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने स्तर पर कंपनी के विरुद्ध समाचार पत्र निकालने की धमकी देते हैं, परंतु जैसे ही वह यह धमकी देता है उसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया जाता है। भारत में अंग्रेज अधिकारी यही चाहते थे कि यहाँ किसी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कंपनी के जो काले कारनामे हैं, दुराचार हैं, शोषण है, उसकी खबरें भारत के जनमानस तक पहुंचेंगी, साथ ही इंग्लैंड में भी पहुंचेंगी, क्योंकि इंग्लैंड की जनता और ब्रिटिश सरकार इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। क्योंकि इस समय तक शासन कौन कर रहा था, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो डर था कि ऐसा ना हो ब्रिटिश संसद इसका विद्रोह करे या भारतीय जनमानस इसका विद्रोह कर दें। आप जानते हैं पत्र पत्रिकाओं से घर घर तक किसी न्यूज़ को, खबर को पहुंचाना बहुत आसान होता है। तब प्रिंट मीडिया ही होती थी, इस तरह से और मीडिया के साधन नहीं थे, ठीक है। अतः उन्होंने पूरी कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि अपनी दमनकारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रेस पर लागू रहें, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जाए। लेकिन क्या होता है, 1780 में एक व्यक्ति होते हैं जेम्स अगस्टस हिक्की, इसका नाम रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र निकाला, द बंगाल गजट। इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इसे कलकत्ता से प्रारंभ किया, यह अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद क्या होता है जो इस पत्र में जो जेम्स अगस्टस हिक्की का बंगाल पत्र था, इसमें इसने सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाया, सरकार की नीतियों का विरोध किया। इसी कारण जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे है, उनके दोषपूर्ण कार्यों का इसने निडर होकर प्रकाशन किया। इस कारण वारेन हेस्टिंग्स नाराज हो जाते हैं और 1782 में, लगभग 2 ही वर्ष बाद, 1780 में यह पत्र निकालते हैं और 1782 में इस प्रेस को जब्त कर लिया जाता है, इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन इस समय तक ये होता है कि भारत में अन्य कई प्रेस खुल चुके होते हैं, अन्य कई पत्रों का प्रकाशन शुरू हो जाता है। 1784 में आप देखेंगे कलकत्ता गजट आ जाता है, 1785 में ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता आ जाती है। इस तरीके से बम्बई, मद्रास से जो प्रकाशक हैं वो अपने अपने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने लगते हैं। सरकार की आलोचना सब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं, कुछ सरकार के कामों का बखान करते हैं, तो कुछ आलोचनात्मक रवैया भी अपनाते हैं। लेकिन अभी भी यूरोपीय जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पूरा कोशिश किया कि प्रकाशन को सीमित रखा जाए और इन पत्रों में किसी प्रकार की आपसी प्रतिस्पर्धा ना पनपे। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं पनपेगी तो और अच्छा बेहतर करने की इनमें ललक नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है, समाचार पत्रों पर जैसे ही लोकल लोग समाचार पत्रों को निकालने लगते हैं, समाचार पत्रों पर प्रारंभिक सेंसर आता है। सेंसर अर्थात कुछ नियम कायदे कानून जो उस पर प्रतिबंध लगा सकें। तो अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले सेंसर लाया 1799 में, इसको याद कर लीजिए, फर्स्ट सेंसर आया था 1799 में। इसको कौन लेके आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। सरकार नहीं चाहती थी कि जो समाचार है वो जनता और भारतीय राजाओं के बीच पहुँचे, इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लागू किया। कारण क्या था, इस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा था। अगर आपने आंग्ल कर्नाटक वार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये उसी समय का काल है।
ठीक है। प्रत्येक समाचार पत्र अपने इसमें क्या क्या लागू की गई थी धाराएं वो देख लेते हैं। तो हर एक समाचार पत्र को अपने मालिक, संपादक, मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र पे अंकित करना था। दूसरा क्या था, जो इस नियम में केवल समाचार पत्र ही सम्मिलित नहीं थी, ये सब काम किसको करने थे, जो बुक्स पब्लिश हो रही थी, जो पत्रिकाएं पब्लिश हो रही थी, इवन जो पोस्टर थे उसमें भी किसका नाम लिखना था, मालिक का, संपादक का, मुद्रक का। तो यह था सबसे पहला सेंसरशिप जो 1799 में आया था। लेकिन इस सेंसरशिप के बावजूद भी भारतीयों के मन में लगा कि हमें इस माध्यम का उपयोग करना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का प्रयोग करना चाहिए और अपनी बात को जनसम्मान तक पहुंचाना चाहिए। तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप 1816 में प्रथम भारतीय व्यक्ति रहते गंगाधर भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, ये बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र निकालते हैं, इसका प्रकाशन शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य। और भारत में प्रथम पत्र किसने निकाला, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में, और इन्होंने 1816 में, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति है गंगाधर भट्टाचार्य। उसके बाद स्थानीय भाषा में अगर बोले, स्थानीय भाषा यानी जो लोकल लैंग्वेज थी, बंगाली में पहला पत्र निकलता है, प्रथम समाचार पत्र, जिसको निकालते हैं मार्समैन। पत्र का नाम क्या होता है, दिग्दर्शन। भाषा क्या होती है, बंगाली। यानी अभी तक जो पत्र निकल रहे थे वो सब अंग्रेजी भाषा में निकल रहे थे, लेकिन भारत की जो स्थानीय भाषा है बंगाली, उसमें पहला पत्र कौन निकालता है 1818, मार्समैन। पत्र का नाम क्या होता है, दिग्दर्शन। उसके बाद महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भी जनसम्मान तक जो अपनी बातें हैं और जो कुरीतियाँ उनका खंडन करने के लिए कई पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र निकालते हैं। 1821 में ये संवाद कौमुदी निकालते हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रकाशन किया गया था राष्ट्रीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जो प्रगतिशील विचारधारा है, मॉडर्न विचारधारा है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद 1882 में इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला फारसी में, ताकि जो फारसी और अरबी के स्पीकर हैं, जो बोलने वाले, उनको भी इससे जोड़ा जा सके। उसके बाद निकालते हैं अंग्रेजी भाषा में ये ब्रह्मनिकल मैगजीन 1822 में। ईयर्स याद रखिएगा, पूछा जाता है। ब्रह्मनिकल मैगजीन निकालते हैं और जनता इसमें क्या करते हैं, जनता भी अपने कॉलम लिख सकती थी, तो ये विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम बनाते हैं। इन पत्रों को निकालने का उनका उद्देश्य क्या था कि जो बुराइयां हैं जो समाज में फैली हुई हैं उनका जोरदार तरीके से खंडन किया जा सके, लोगों को अपने धार्मिक बुराई कुरीतियों को दूर करने का जो जज्बा है वो खुद से पैदा हो, ये इनका प्रयत्न था। क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न विचारधारा के थे, तो इनके विरोध में एक बोल सकते हैं रूढ़िवादी मानसिकता के व्यक्ति ने समाचार चंद्रिका निकाला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, समाचार चंद्रिका राजा राम मोहन राय के पत्र के विरोध में निकला था 1822 में। उसके बाद जैसे ही आप देख रहे हैं कि भारतीय लोगों की उत्सुकता जागी पत्रों को निकालने की और उन्होंने शुरू भी किया, तो तुरंत जो अंग्रेजी जर्नल थे वो सजग हो जाते हैं और एक नया लाइसेंसिंग एक्ट लेके आते हैं कि सब व्यक्ति को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। तो आता है लाइसेंसिंग एक्ट कब, 1823 में। कौन लेके आते हैं, उस समय कार्यवाहक एक गवर्नर जनरल आते हैं, जॉन एडम्स। इन्होंने क्या क्या प्रावधान दिए, तो था कि बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति प्रेस स्थापित नहीं करेगा, यानी आपको पहले ही लाइसेंस लेना होगा, अपने कागज़ वगैरह तैयार कराने होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस खोलता है तो उसको दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या था, 4000 रुपये जुर्माना था, कारावास भी था, प्रेस जब्त कर ली जाती थी। साथ में क्या था, गवर्नर जनरल को खुली छूट थी कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुला सकता है और उसकी प्रेस का लाइसेंस बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आहत होते हैं जो भारतीय प्रकाशक होते हैं और इसका असफल विरोध करने का प्रयत्न किया राजा राम मोहन राय ने। ये नियम उन व्यक्तियों पर लगाए गए थे जिनके मालिक भारतीय हों, समाचार की जो भाषा हो वो भारतीय हो। लेकिन उसके बावजूद भी जुगल किशोर ने उद्दंड मारतंड निकाला, इन सब चीज़ों के बाद भी, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर ने बंगदत्त निकाला बांग्ला भाषा में, और जो पीएम मोतीवाला थे उन्होंने गुजराती भाषा में जामे जमशेद निकाला 1831 में, ठीक है। इन सब लाइसेंस एक्टिंग के जो लाइसेंसिंग एक्ट थे उनके बावजूद। उसके बाद क्या होता,
1935 में कार्यवाहक जनरल बनकर आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। और ये क्या करते हैं, इन्होंने देखा कि भारत में छटपटाहट है अपने समाचार पत्रों को निकालने के लिए, तो ये उदारवादी व्यक्ति होते हैं। ये अपना उदारवादी रवैया अपनाते हुए प्रेस के सारे प्रतिबंध हटा देते हैं। इसीलिए जो मेटकॉफ है उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या लेके आते हैं, प्रेस अधिनियम 1835, जिसको मेटकॉफ अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया था, प्रेस से सारे प्रतिबंध हटा लिया गया था। हालांकि ये इनके पहले गवर्नर जो जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि पत्रों के प्रति नरम रवैया अपनाया जाए, लेकिन जैसे ही वो इस कार्यवाही को शुरू करते, प्रतिबंध हटाते, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता, उनकी जगह मेटकॉफ आ जाते हैं। और मेटकॉफ क्या करते हैं, सारे प्रेस के जितने भी प्रतिबंध लगे थे उसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, जो 1823 की लाइसेंसिंग प्रणाली से लगाए गए थे। तो 1835 से 56 तक यही सिलसिला चलता रहता है। इसी कारण क्या होता है, इस अधिनियम में बस ये था कि आपको मुद्रक का नाम और प्रकाशक वगैरह का नाम लिखना है। इस कारण, इतनी छूट के कारण बहुत सारे प्रेस इस्टेब्लिश हुए, नए नए पत्र आए। दादा भाई नेरोजी ने 1891 में एक गुजराती पत्र निकाला, रफ्त गुफ्तार, इसको याद रखिएगा, किसका है, दादा भाई नेरोजी का। इसी समय अखबार सौदागर भी निकाला इन्होंने। साथ में 1855 में गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने मिलकर हिंदी पैट्रियट निकाला, जो अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश भाषा में था। साथ में कलकत्ता में ही इसको निकाला था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता 1857 की क्रांति होने वाली होती, जगह जगह से क्रांति की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। इसी कारण जो जनाक्रोश को शांत करने के लिए, जनाक्रोश तक जो भावनाएं हैं वो ना पहुंच पाएँ, जो इसलिए सरकार क्या करती है, पुनः प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित करना चाहती है और बिना लाइसेंस के प्रेस को चलाना अवैध घोषित कर देती है। इसी कारण क्या आता है, लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आता है, ठीक है। तो कितना आसान है याद रखना, क्रांति के ही साल आया था ये, क्रांति को रोकने के लिए। ये जो अनुज्ञप्ति थी, ये जो लाइसेंस एक्ट था, ये केवल 1 वर्ष के लिए था, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्थिति देखें क्या होती है 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के बाद जो अंग्रेजी समाचार समर्थित जो समाचार पत्र थे, वे पत्रकारिता के क्षेत्र में टिक पाए। या तो वे निष्पक्ष रहते थे या अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे, लेकिन जो और लोग थे उनको धीरे धीरे खत्म करने की पूरा प्रयत्न किया गया। उन्हें इसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। इन पत्रों में जाति श्रेष्ठता और भारतीयों के प्रति घृणा का भाव भरा होता था। किन पत्रों में, जो अंग्रेजी समर्थित पत्र थे या अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे। अब पत्रकारिता भी 2 श्रेणियों में हो गई थी, एक जो राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजित थे और दूसरे जो अंग्रेजों की वाही करते थे। तो अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी में समाचार पत्र थे वो वही टिक पाए, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। भारतीय प्रेस या तो बंद होने लगे थे या वे सरकार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो ये सब हो रहा था कब, 1857 की क्रांति के समय या उसके कुछ वर्षों तक। फिर आप देखेंगे 1862 में 1862 में अंग्रेजों द्वारा एक संपादित पत्र था टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ, जो आज भी आता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1878 में अंग्रेज नया पत्र निकालते हैं, स्टेटमैन। इसी बीच इलाहाबाद में पायनियर निकलता है, कलकत्ता में इंग्लिशमैन निकलता है, मद्रास में मद्रास मेल निकलता है। ये सब अंग्रेज निकाल रहे थे। इसके बाद हालांकि इसका संपादन भारतीय व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है, हम आगे देखेंगे। अगर हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1859 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश निकाला, इसको याद रखिएगा। इन्होंने बांग्ला भाषा यानी भारतीय भाषा में कौन सा पत्र निकाला ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, सोम प्रकाश। उसके बाद इन्होंने हिंदू पैट्रियट का संपादन अपने हाथ में ले लिया। हिंदू पैट्रियट का संपादन कौन कर रहा था, 1855 में गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अंग्रेजी भाषा में हिंदू पैट्रियट को निकाला था, जिसका कालांतर में संपादन अपने हाथ में कौन ले लेते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदी पैट्रियट पहले कौन संपादन कर रहा था, सबसे पहले गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी कर रहे थे। उसके बाद क्रिस्टोफर दास ने भी किया है इसका संपादन, और क्रिस्टोफर दास को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। ये प्रश्न सीधे सीधे आता है, किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, तो याद रखिएगा
कृष्णदास पाल। ठीक है, 1861 में 1861 में एक दैनिक अंग्रेजी पत्र इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और केशव चंद्र सेन और नागेंद्र सेन को इसका संपादकीय उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो याद रखिएगा, इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। साथ ही इसी क्रम में 1867 में एक एंग्लो इंडियन पत्रकार थे रॉबर्ट नाइट, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ठीक है, उसके बाद आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सबसे ज़्यादा विवादित प्रेस एक्ट, सबको पता भी होगा। इसका जो ईयर है वो पूछा जाता है, कब आया था ये? 1878 में। इसको कहा जाता है क्या? गैगिंग एक्ट या मुंह बंद कर देने वाला एक्ट। 1876 में लॉर्ड लिटन भारत में आते हैं वायसराय बनकर। इनकी नीतियां और कार्य हैं वो क्या करते हैं? जो इनकी नीतियां होती हैं, इनके कार्य होते हैं, उनका भारतीय प्रेस आलोचना करती है। आपको पता है इसी समय 1876 और 78 में 1876-78 में भयंकर अकाल पड़ता है, लेकिन ये अकाल में ध्यान देने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी उठाने की बजाय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। ये द्वितीय दिल्ली दरबार था। तो भारत में आप देख रहे थे कितना बड़ा शाही आयोजन किया जाता, जनता के धन को बर्बाद किया जाता है। इसी कारण इनकी आलोचना होना स्वाभाविक था। विभिन्न जो भारतीय पत्र होते हैं वह इनकी आलोचना करते हैं। तो परिणाम ये होता है कि प्रेस द्वारा जो सरकार की आलोचना की जा रही थी उससे ये नाराज़ हो जाते हैं और 1878 में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं। इस प्रेस एक्ट की मेन जो पॉइंट था वो क्या था कि जितने देसी भाषा के समाचार पत्र थे, यानी जो जनमानस की समझने वाले पत्र थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो सबसे पहले यह प्रतिबंध किस पे लगाया गया, प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्र पर, सोम प्रकाश पर। ठीक है, ये बांग्ला भाषा का पत्र था, याद रखिएगा। ठीक है, सोम प्रकाश पर सबसे पहले किस पे लगता है? सोम प्रकाश पर। जैसे ही यह एक्ट लागू होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें भारतीय भाषाओं वाले समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे ये खबर मोतीलाल घोष को लगती है, वो रातों रात अपने समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका का क्या करते हैं? प्रकाशन हिंदी से अंग्रेजी में स्थानांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं उसको, ताकि क्या हो, उनके पत्र पे प्रतिबंध ना लग पाए। ठीक है, इस एक्ट की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, लेकिन कोई उपाय नहीं था भारतीय पत्रकारों के पास। तो वो क्या करते हैं? ज़्यादातर बिल्कुल मोतीलाल घोष की तरह अपनी जो समाचार पत्र हैं उनकी भाषा अंग्रेजी कर लेते हैं। इसमें इस नियम का सबसे कष्टदायक पक्ष यही था कि इसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा के माध्यम से काले गोरे, देसी विदेशी का भेदभाव साफ दिखा दिया गया था। पूरे देश में तीव्र इसकी प्रतिक्रिया हो रही थी, भर्त्सना हो रही थी, परंतु ये जो अधिनियम था कुछ समय के लिए ही सही, ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ। इसने भारतीय समाचार पत्रों का दमन किया, राष्ट्रीय भावना का दमन किया, लेकिन केवल दमन किया था, उन भावनाओं को मारा नहीं जा सकता था। उसके बाद कौन आते हैं? 1882 में आते हैं सज्जनता के प्रतीक। सज्जनता का प्रतीक इन्हें किसने कहा है? नाइटिंगेल ने कहा है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वायसराय रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। तो 1882 में सज्जनता के प्रतीक वायसराय रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसको रट लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक प्रमुख केस होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी केस, जिसे शालिग्राम केस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक शालिग्राम की मूर्ति का मुकदमा आता है। विवाद उसमें यह था कि यह मूर्ति कितनी पुरानी है या प्रतिमा कितनी पुरानी है। इसका फैसला करने के लिए न्यायाधीश उस समय कौन थे? मिस्टर नॉरिस थे। उन्होंने मूर्ति को अदालत में मंगवाया, उसे देखा और कहा कि ये मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुरानी होगी, क्योंकि वह नहीं बताना चाहते थे कि आपकी स्थापत्य कला या आपकी मूर्ति कला उतनी उन्नत है, ये बहुत पुरानी मूर्ति, जबकि मूर्ति कई 100 साल पुरानी थी। और मिस्टर नॉरिस ने क्या कहा कि केवल 100 वर्ष पुरानी है। इस नतीजे से जो बंगाली हिंदू थे उनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1800
1983 को, जो उनका अखबार था, बंगाली, नाम उसका बंगाली था, उसमें क्या किया, बड़े रोष भरे शब्दों में लिखा कि नॉरिस ने सबूत दे दिया है कि वह नौसिखिया हैं, इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं है। इस युवा और सन की न्यायाधीश पर लगाम लगाने के लिए कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए। नतीजा जो होना था वही हुआ। बनर्जी पर मानहानि का मुकदमा चलता है, 2 माह की सज़ा मिलती है और 5 जजों की जो बेंच थी जिसने इनको सज़ा दी थी, उसमें एक भारतीय भी थे, रमेश चंद्र मिश्र। वह इस सज़ा से बिल्कुल असहमत थे, किंतु अगर 5 जजों में से 4 ने वोट किया कि सज़ा मिलनी है, सज़ा उन्हें मिली। और इस जैसे ये खबर बंगाल में फैलती है, हड़ताल ताबड़तोड़ शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जो है प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अमृतसर, लाहौर, आगरा आदि शहरों में खुले आसमान के नीचे बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार में सजा पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें सजा मिली थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, रट लीजिएगा। और एक चीज़ और, जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो भले ही जो भारतीय समाचार पत्रों की आवाज़ को निर्ममता से कुचल दिया गया, परंतु कुछ जो समाचार पत्र, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपनी भाषा बदल ली थी और भी उन्होंने अन्य माध्यम अपनाए और जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना थी उसके कार्य को जारी रखा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही हैं जिन्होंने, कौन? अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपनी भाषा हिंदी से अंग्रेजी कर ली थी। मद्रास में हिंदू था जो अंग्रेजी का मुख्य समाचार बना रहा और उसने लगातार अंग्रेजी शासन की या अंग्रेज़ों की आलोचना जारी रखी। 1879 में इंडियन हेराल्ड उत्तर प्रदेश का मुख्य समाचार पत्र बन गया। इसने भी अपने कार्य को जारी रखा। महाराष्ट्र में केसरी था, इंद्र प्रकाश था, दीन बंधु थे, ये सब अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहे। जिसमें सबसे अगर लोकप्रियता बोलें तो मराठा पेपर था, इसको, ये इंग्लिश में था, इसकी लोकप्रियता रिकॉर्ड स्तर पर थी। उसके बाद बात करते हैं आगे। चूँकि सेंसरशिप फिर से जारी था, जरूरी था। आप देख रहे हैं कि शालिग्राम केस हुआ, जगह जगह बड़ी बड़ी आम सभाएं हुई, विरोध हुआ। इसी कारण एक नया सेंसरशिप आता है, द न्यू पेपर एक्ट 1908 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? इसमें यही था कि कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है तो मजिस्ट्रेट तत्काल उस प्रेस को बंद कर सकते हैं, उस प्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। स्थानीय सरकार इस तरह के किसी समाचार पत्र पर रोक लगा सकती है, ठीक है। प्रेस का स्वामी कार्यवाही के विरुद्ध 15 दिन के अंदर ही अपील कर सकता है। यदि वह ऐसे सबूत नहीं जुटा सकता है तो 15 दिन के बाद उसकी प्रेस कभी भी दोबारा ओपन नहीं होगी। सरकार ने इस एक्ट के तहत 7 समाचार पत्रों की समाप्ति और मुद्रालय जब्त कर लिए थे और 9 के विरुद्ध मुकदमे चलाए थे। जो दमनकारी कार्यवाही थी, इसके बावजूद ना तो प्रेस बंद हुए ना ही उनका प्रकाशन रुका। उस समय हम देख लेते कौन कौन से नए प्रेस उभर कर आए। 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की स्थापना की। 1912 में मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल की स्थापना की। एनी बेसेंट न्यू इंडिया लेके आई। मदन मोहन मालवीय 1918 में द लीडर लेके आए और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से एक अंग्रेजी दैनिक निकालते थे, ठीक है। उसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या नाम था? इंडिपेंडेंस। साथ में गांधी के भी कई पत्र आए, आप इनको याद रखिएगा। कल हम इस पे वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक वीडियो में सारे ही पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उनके संपादक की लिस्ट होगी। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है भारतीय समाचार पत्र का अधिनियम, जिसका कार्य क्या था? बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किया था। इसको क्लोन बोलते हैं, यानी उसी का रूप बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। यह भी वही था कि देसी भाषाओं वाले पत्र अब नहीं चलेंगे, उन पे रोक लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पत्र जारी रहते हैं, बहुत से पत्र आते हैं। अगर हम देखें कौन कौन से पत्र आते हैं तो 1923 में शिव प्रसाद गुप्त का हिंदी पत्र आज आता है, याद रखिएगा। 1923 शिव प्रसाद गुप्त का पत्र आज। 1923 में ही के.एम. पणिक्कर ने एक नया पत्र निकाला, हिंदुस्तान टाइम्स, जो आज भी स्वतंत्र भारत में भी पब्लिश हो रहा है।
गांधी जी ने आपको पता 1919 में यंग इंडिया निकाला, नवजीवन निकाला। तो इस तरह के बहुत से पत्र आते रहते हैं। अगर हम देखें कौन कौन से गवर्नर जनरल पक्ष में थे कि इन पर रोक लगनी चाहिए या स्वतंत्रता के पक्ष में थे भारतीय प्रेस के, और कितने लोग विपक्ष में थे, ये जान लेते हैं। तो अगर स्वतंत्रता के पक्ष में देखेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, चार्ल्स मेटकॉफ थे, इन्हें तो कहा ही जाता है मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मैकाले थे और लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। कौन स्वतंत्रता के विपक्ष में थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, एडम्स और लिटन। लिटन क्या लेके आए थे? गैगिंग एक्ट लेके आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। तो ये भारतीय प्रेस का कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापना हुई और कैसे भारतीय लोगों के अंदर प्रेस को या की महत्व को समझने का गुण आया, इस वीडियो में यही है। सारे जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रेस हैं और समाचार पत्र हैं, उनके हम देखेंगे किस वर्ष कौन सा पत्र आया, उसका स्थान क्या था, संपादक क्या थे, और जो भी उससे संबंधित तथ्य होंगे उसका वीडियो हम कल लेके आएंगे। कल का वीडियो अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।